नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक नया टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं। अंग्रेजी भू राजस्व व्यवस्था। यानी कि जब यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था, ब्रिटेन का शासन था, उस समय भू राजस्व व्यवस्था, उनकी कृषि नीति किस प्रकार की थी, आज उसका हम पहला व्याख्यान कर रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो भारत की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का आधार रही है। ब्रिटिश काल में गाँव में अक्सर किसान रहते थे और पूरा गांव की ज़मीन का मालिक होता था। ग्राम पंचायत गांव की पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व करती थी और खेतों के रूप में ज़मीन को किसान परिवारों के बीच बांट देती थी। किसान परिवार के सभी सदस्यों का एक सहयोग रहता था और हल बैल ये सब उनको मदद मिल जाती थी और खेती वो अपनी करते थे। किसान परिवार को परंपरा से अपने जो खेत थे उन पर उनका पैतृक अधिकार था। ग्रामवासियों की जो भी आवश्यकताएं होती थीं, लगभग सभी प्रकार के जो व्यवसाय से संबंधित लोग थे वो गांव में रहते थे। दूसरे शब्दों में हम इसको कहें कि किसान और जो इस प्रकार के व्यावसायिक वर्ग थे वो एक तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार थे और पूरक तत्व थे। कार्ल मार्क्स ने बड़ा अच्छा इसके बारे में लिखा है। ब्रिटिश से भारतीय ग्रामीण व्यवस्था का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि गांव में जिन वस्तुओं का उत्पादन होता था उनका विनिमय यानी कि एक्सचेंज, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु आपस में जो लोग अदला बदली करते थे, तो उनका विनिमय गांव की जनता तक ही सीमित था। किसान फसल उगाता था और कारीगर जैसे लोहार है, खाती है, चमड़े का काम करने वाले हैं, बुनकर है या यूं कहें सुनार है आदि अन्य आवश्यकताओं के लिए वस्तुओं का निर्माण करते थे। इस तरह गांव के लगभग संपूर्ण उत्पादन का उपयोग गांव की जनता ही करती थी और अपने आप में जो गांव है वो एक यूं कहें कि अपना जो भी उनकी आवश्यकताएं थीं वो गांव के अंदर पूरी हो जाती थी, जिसको गांधी जी के शब्दों में आत्मनिर्भर, वो गांधी जी जैसा सोचते थे वैसे आत्मनिर्भर गांव थे। हम विद्यार्थियों ये पढ़ चुके हैं कि 1757 में पलासी हुआ, 64 में बक्सर हुआ और 1765 की जो इलाहाबाद की संधि थी, अंग्रेज़ों ने दीवानी के अधिकार मुग़ल बादशाह से प्राप्त कर लिए थे और लगान वसूली जो है वो उन्होंने वहाँ वो रेवेन्यू कलेक्शन उन्होंने ले लिया था। और उसमें जो 1765 से 1772 तक यहाँ पर दोहरा शासन, द्वैध शासन व्यवस्था थी। उसमें बहुत सारी असंगतियाँ थीं लगान व्यवस्था में। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1771 में दीवानी अधिकार अपने हाथ में ले लिए और लगान वसूली का काम स्वयं कंपनी की देखरेख में शुरू हो गया। इससे पहले यानी कि 1765 के बाद वो जो काम था लगान वसूलने का वो बंगाल के
जो नायब थे, दीवान, डिप्टी दीवान जो थे, उनके पास में था, लेकिन 1771 में अपने पास में ले लिया। और अब ये जो नई एक व्यवस्था शुरू कर दी, अब इसके बहुत से दुष्परिणाम आने लगे। वारेन हेस्टिंग्स ने बोली लगाने की प्रथा शुरू कर दी। अधिक बोली लगाने वाला लगान वसूलने का अधिकार ले लेता था। 5 वर्ष का मिलता पहले, और फिर वो 1777 से इसको वार्षिक कर दिया गया। कंपनी द्वारा निरंतर लगान में वृद्धि के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय होती गई। 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था, लेकिन कंपनी ने अकाल पीड़ितों को राहत पहुंचाने का कोई कार्य नहीं किया और लगान वसूली हुई। दिनों दिन लगान वसूली जो है वो अधिक होती गई। चाहे फसल कम थी, किसान का प्रोडक्शन कम था, लेकिन कंपनी की आय में कोई अंतर नहीं पड़ा, बल्कि वो अधिक ही होती गई। और किसान जो है उस पर दोहरी मार थी। एक तो कंपनी की तरफ से जो भी लगान की दरें आती, फिर वो जो लगान वसूलने वाला आता वो अपनी मर्जी से और अधिक, ये सब ऐसा चलता रहा। 1786 में कॉर्नवालिस जो है वो गवर्नर जनरल बनकर भारत आया और उसने जो भारत में भू राजस्व की एक समस्या थी वो वहाँ उसने उस पर कार्य किया। कॉर्नवालिस ने लगान वसूली के वार्षिक प्रबंध को समाप्त करके स्थायी बंदोबस्त कर दिया, परमानेंट सेटलमेंट जिसको कहा गया। जिन तथ्यों के कारण ऐसा आवश्यक हो गया था उनकी यदि हम बात करें तो पहले जो व्यवस्था थी, पहले उसमें यह था कि पिछले साल से अधिक लगान वसूली की जाए और इस दृष्टि से नीलामी सर्वाधिक बोली लगाने वाले के पक्ष में छोड़ी जाती थी। परंतु जो इजारेदार है, जो भी ये कार्य करने वाला आदमी है, वो बोली से कई गुना अधिक एकत्रित कर लेते थे, क्योंकि उनका उद्देश्य उसी वर्ष लगान वसूल करना होता था। इजारेदार का मतलब विद्यार्थियों जो बोली छुड़वा करके आया है, बोली से अधिकार लेकर के आया है, किसान से टैक्स लेगा और वो किसान से कर वसूलने का कार्य करेगा। तो इजारेदार अत्याचार करने लगे और उनसे त्रस्त होकर किसानों ने अनेक बार विद्रोह भी किए, खासकर बंगाल में। और इसका दुष्परिणाम, इस व्यवस्था का जिक्र करते हुए हेनरी पेटेलू ने लिखा कि भूमि को प्रतिवर्ष उठाने का दूरदर्शितापूर्ण तरीका अपनाने से जो महान यातनाएं दी जाती हैं उसका स्वाभाविक परिणाम निकल आया। वे ज़मीनें जहाँ खेती होती थीं अब वीरान और बंजर नजर आने लगी। जहाँ किसान रहते थे वो किसान उसको छोड़कर चले गए। ये बंगाल की स्थिति का चित्रण किया गया। और इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष नए नए व्यक्ति लगान वसूल करने में जो वसूली के लिए, क्योंकि किसान जब चले गए और जब खेती बंजर पड़ी है तो वसूली में असमर्थ होने लगे, जिससे कंपनी को वांछित राजस्व प्राप्त नहीं हो पाता था। अतः स्थायी बंदोबस्त करना आवश्यक हो गया कॉर्नवालिस के लिए। कॉर्नवालिस की यह धारणा थी कि स्वस्थ प्रशासन के लिए भूस्वामित्व, ऑनरशिप की सुरक्षा का आधार अनिवार्य है तथा स्थायी बंदोबस्त के अतिरिक्त और किसी तरह से इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती।
उस समय की जो स्थिति थी कॉर्नवालिस से पहले की, वो ऐसी थी कि कोई सरकार अपनी प्रजा की संपत्ति की जो सुरक्षा देने में असफल रहती है, वह ऐसे उन बुद्धिहीन लोगों के समान हैं जो फल खाने के लिए वृक्ष को काट डालते हैं। और यह कार्य ब्रिटिश पॉलिसी से हुआ। किसान जो है, किसान बर्बाद हो गया। किसान ने किसानी छोड़ दी, खेती छोड़ दी। अब बात करते हैं हम ब्रिटिश माल की खपत। भू संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा से भूमि में यथेष्ट विनियोग को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद बनी। स्थायी प्रबंध से भू राजस्व निश्चित एक उसका हो गया, क्योंकि नाम भी स्थायी है, तथा ठेकेदारों द्वारा किसानों के शोषण की समस्या नहीं रहेगी, ऐसा कॉर्नवालिस समझ रहा था। उसकी समझ के अंदर ये बात, परिणाम स्वरूप बंजर भूमि और जंगलों को साफ कर किसान खेती करने के लिए तैयार होंगे, ऐसा इस विचारधारा के पीछे सोच था। कॉर्नवालिस का यह भी विचार था कि नए जमींदार जो खाली जमीन पड़ी है उनको आबाद करेंगे और भू संपत्ति का मूल्य बढ़ा देंगे। इस बंदोबस्त से सरकारी राजस्व को बार बार जो घाटा होता है उससे उसको सुरक्षा मिलेगी। यह भी कहा गया कि उस बंजर भूमि पर कृषि से न केवल उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि जमींदार व किसान समृद्ध होकर ब्रिटिश जीवन पद्धति को अपनाएंगे और ब्रिटिश माल है वो यहाँ पर बेचा जाने लगेगा। ब्रिटिश माल के लिए, ब्रिटिश प्रोडक्शन के लिए ये हिंदुस्तान एक बाजार के रूप में उपलब्ध हो जाएगा। कॉर्नवालिस इसलिए भी स्थायी बंदोबस्त लाना चाहता है। कृषि सुधारों की यदि हम बात करें तो कॉर्नवालिस ने अपने डायरेक्टर्स को एक लेटर लिखा था 1789 में, और उसने इस बात पर बल दिया कि स्थायी प्रबंध से, जो परमानेंट सेटलमेंट है, स्थायी बंदोबस्त से भूमि के मूल्य में वृद्धि होगी और इससे सुधार के द्वार खुल जाएंगे। 12 अप्रैल 1790 के पत्र में लिखा कि भू संपत्ति का मूल्य इतना हो जाएगा जितना हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं था, तथा कलकत्ता के जो स्वदेशी निवासी के पास जो विशाल पूंजी है उसका उपयोग ब्याज के स्थान पर भूमि खरीदने तथा उसके सुधार करने जैसे काम में लगेगा। सुधार दो तरह से संभव हो सकेगा, पहला बंजर भूमि पर खेती और दूसरा सिंचाई साधनों की देखभाल। इतना ही नहीं, जंगलों के कट जाने से तैयार क्षेत्र तथा बंजर भूमि हल के नीचे होगी और भूस्वामी इतने समर्थ हो जाएंगे कि भू संपत्ति से प्राप्त लाभ से वे सिंचाई हेतु जलाशयों और बांधों की उचित मरम्मत करवा सकेंगे। ये इस प्रकार कृषि में सुधार हो सकेगा, कॉर्नवालिस ऐसा मानता है। फिर निश्चित आय। वित्तीय दृष्टि से जो स्थायी बंदोबस्त का लाभ होगा, सरकार को एक निश्चित और स्थिर आय होगी। बंदोबस्त पर जो पर्याप्त व्यय करना पड़ता था उसकी आवश्यकता नहीं होगी। बार बार प्रबंध के लिए साधनों पर किए जाने वाले व्यय एवं समय की बचत अपने आप में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य थे। स्थायी बंदोबस्त की चर्चा करने से पहले यदि हम कुछ
विविध अधिकारों की जानकारी पे थोड़ी बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने कुछ ऐसी भूमि वर्गीकृत की जिस पर कानूनी अधिकार मात्र सरकार का था। 1828 में बिना जुते क्षेत्र, घास के मैदान, चरागाह और जंगलों को राजकीय संपत्ति मान लिया गया। दूसरे वर्ग की भूमि पर कानूनी जो स्वामित्व कानूनी है वो भूमि पर कृषि करने वाले किसान, जिसे रैयत कहा गया का था, उसे भूमि पर कुछ निश्चित अधिकार प्राप्त थे। तीसरी श्रेणी की भूमि पर 3 कानूनी अधिकारियों के स्वार्थ निहित थे: सरकार, भूस्वामी अथवा सामूहिक रूप से गांव एवं वास्तविक रूप से कृषि करने वाला पट्टेदार या सहभागीदार व्यक्ति। चौथे प्रकार की भूमि पर 4 स्वामित्व थे: सरकार, भूस्वामी जो सर्वोच्च भूस्वामी है, जमींदार जैसे सामंत, वास्तविक भूस्वामी एवं पट्टेदार किसान जो उस पर काम कर रहा है। भू प्रबंध से पहले अब सवाल यह एक लाजमी सवाल कि जमींदार भूस्वामी है अथवा लगान वसूल करने वाला अधिकारी मात्र है। अब जो जानशोर है वो जमींदार को भूस्वामी मानता है और जेम्स ग्रांट है वो भूमि पर सरकार का स्वामित्व मानता है और उसे जमींदार, किसान और किसी व्यक्ति के साथ भूमि की लगान संबंधी शर्तों को तय करने का अधिकारी समझता है। किंतु कंपनी के निदेशकों ने जानशोर के विचारों को उचित मानते हुए कॉर्नवालिस को जमींदारों के साथ लगान संबंधी प्रबंध करने की स्वीकृति प्रदान की। स्वीकृति में के बाद में जो यदि हम बात करें कि बंदोबस्त के प्रावधान क्या थे, पिट इंडिया एक्ट जो कि 1784 का है में कंपनी को बंगाल में स्थायी भू प्रबंध करने की सलाह दी गई। कॉर्नवालिस के 1789-90 के 10 वर्षीय प्रबंध के नियमों से इसे कानूनी स्वीकृति मिली। घोषणा की गई कि कोई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर इसी व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान कर दिया जाएगा। और कॉर्नवालिस का विचार कि इस समय राजस्व संबंधी समस्याएं सरकार का इतना समय और शक्ति ले रही है कि इस तरह की किसी स्थायी कार्रवाई के द्वारा ही प्रशासन एवं न्याय जैसे अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्यों के प्रति ध्यान दिया जा सकेगा। 1793 में डायरेक्टर्स की स्वीकृति आ गई और कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 को 10 वर्षीय स्थायी बंदोबस्त बना दिया। 10 इयर्स जो है परमानेंट सेटलमेंट। इस प्रबंध के द्वारा जमींदारों को स्थायी रूप से भूमि के पट्टे जारी किए गए। न्याय एवं व्यवस्था को बनाए रखने का दायित्व, अंतर्देशीय कर और चुंगी वसूलने का अधिकार तथा अपनी निजी भूमि को छोड़कर राजस्व कर से मुक्त अन्य किसी भूमि पर आधिपत्य बनाए रखने का अधिकार जमींदार के पास नहीं रहा। विद्यार्थियों, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस प्रावधान को। न्याय एवं व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने का दायित्व, अंतर्देशीय कर और चुंगी वसूल करने का अधिकार तथा अपनी निजी भूमि को छोड़कर
भू राजस्व कर से मुक्त किसी अन्य भूमि पर आधिपत्य बनाए रखने का अधिकार जमींदारों के पास में नहीं रहा। भू राजस्व सदैव के लिए निर्धारित कर दिया गया, जिसे जमींदारों को प्रतिवर्ष जमा करवाना होता था। 1774 में लगान के रूप में वसूली की जा रही राशि का 90% जमींदारों से स्थायी रूप से लगान के रूप में वसूल किया जाना निश्चित हुआ। जमींदारों को रैयत के साथ संबंधों में स्वतंत्र कर दिया गया, किंतु उन्हें आदेश दिए गए कि वे अपनी रैयत को पट्टे जारी करें, यानी जो किसान है, खेती करने वाले, उन पट्टों में दोनों पक्षों के पारस्परिक संबंधों, जिसमें लगान की राशि, भूमि पर अधिकार का विवरण तथा क्या कंडीशंस हैं, उनका स्पष्ट उल्लेख हो। ये उन्होंने कह दिया। पट्टों की अवधि 10 वर्ष रखी गई। जिन रैयतों को परंपरागत रूप से अधिकार मिले हुए थे, उन्हें नया पट्टा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो ये प्रावधान रखे गए। अब हम बात करते हैं बंदोबस्त के प्रभाव की। कुछ विद्वान इस व्यवस्था के प्रबल समर्थक रहे। उनकी मान्यता कि स्थायी प्रबंध के फलस्वरूप सरकार प्रतिवर्ष लगान निश्चित करने की परेशानी से मुक्त हो गई और प्रबंध के लिए जो एक अपेक्षित बजट है, उसकी आवश्यकता नहीं रह गई। सरकार के लिए भी भू राजस्व की आय निश्चित हो गई और सरकार आय के अनुसार व्यय का निर्धारण बजट डिसाइड कर सकती थी। बंगाली जमींदारों का वर्ग कंपनी सरकार का प्रबल समर्थक बन गया। स्वाभाविक रूप से इसने एक ऐसे वर्ग का निर्माण किया जो 20वीं सदी के मध्य तक समूचे ऐतिहासिक अस्तित्व के दौरान ब्रिटिश उपनिवेशवाद का प्रमुख समर्थक रहा व मित्र रहा। जमींदारों को सर्वाधिक लाभ हुआ क्योंकि भूमि पर उनका वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया और परंपरागत हो गया। स्थायी व्यवस्था से भूमि के मूल्य में वृद्धि हुई, जिसका जमींदारों को लाभ मिला। नया जो बंगाली जमींदार वर्ग है, लगान संग्रह ठेके पर देता था और इस प्रकार परजीवी लगान लेने वालों के लिए एक, यूँ कहें कि एक संगठन, एक सोपानात्मक संगठन जिसको कहें, वो उसका एक वहाँ पर प्रारंभ हुआ। और दूसरी तरफ यदि हम बात देखें कि बंदोबस्त के कुछ प्रतिपक्षी विद्वानों ने इस व्यवस्था के विरुद्ध सबल तर्क प्रस्तुत किए हैं। स्थायी प्रबंध के कारण सरकारी राजस्व सर्वदा के एक स्थिर हो गया 10 साल के लिए। अन्य प्रांतों के भू राजस्व में वृद्धि होती गई, किंतु बंगाल में यह नहीं हो सका। भूमि के मूल्य में वृद्धि का लाभ भी सरकार को नहीं मिल पाया। ब्रिटिश सरकार ने एक बंगाल में भू राजस्व आयोग बैठाया, जिसमें अनुमान हुआ कि सरकार को 2 से 8 करोड़ रुपए की वार्षिक उठानी पड़ी। इस हानि में मुद्रा मूल्य का ह्रास जो 1793 से तब तक हुआ था, वह सम्मिलित नहीं था। तो ये ब्रिटिश सरकार के लिए सही नहीं बताया गया। साधारणतः यह माना जाता है कि स्थायी व्यवस्था का उद्देश्य अंग्रेजी सरकार के प्रति एक स्वामी भक्त वर्ग का गठन करना था, किंतु यह कार्नवालिस का लक्ष्य कभी नहीं रहा। 19वीं सदी के अंत में कोई बाह्य या आंतरिक खतरा कंपनी के समक्ष नहीं था और स्थायी व्यवस्था से प्रभावित जमींदार वर्ग इस व्यवस्था से दुखी
दुखी था। ब्रिटेन के जमींदार के समान बंगाल के जमींदार से कृषि सुधार हेतु पूंजी लगाने की आशा की गई थी, वह पूरी नहीं हुई। यद्यपि प्रारंभ में सरकार को समर्थक वर्ग की आवश्यकता थी, किंतु समय परिवर्तन के साथ सरकार जनता का समर्थन जो है वो चाहने लगी। कॉर्नवालिस द्वारा तैयार किया गया ये जो ढांचा है 20 वर्षों तक चला। परवर्ती गवर्नर जनरल ने भूमि की व्यवस्था, न्याय एवं शासन व्यवस्था को यथावत रखा। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि सुधार दोष रहित थे या भूमि व्यवस्था किसानों के हित में नहीं थी, तथा न्यायालयों की स्थापना मात्र से न्याय सुविधा प्राप्त हो गई। टी.आर. होम्स की धारणा है कि स्थायी भू प्रबंध एक शोकजनक भूल थी। निचले दर्जे के किराएदारों को इससे बिल्कुल लाभ नहीं हुआ। बार बार जमींदार लगान चुकाने में असमर्थ रहे और उनकी जागीरें बिकती रहीं। रजनी पामदत्त ने लिखा है कि उस जमाने में समझौते की ये शर्तें जमींदारों और काश्तकारों किसानों के लिए बहुत कष्टदायक सिद्ध हुई और सरकार के लिए फायदेमंद रही। सरकार ने यह निर्धारित किया कि बंगाल के जमींदार प्रतिवर्ष 30 लाख पौंड किसानों से वसूल करके राजकोष में दिया करेंगे। कई जमींदार अपने नाम निर्धारित राशि को सरकारी कोष में जमा कराने के लिए सफल नहीं हो सके, इसलिए उन्हें बेरहमी के साथ बेदखल कर दिया गया। धूर्त और धन लोलुप व्यापारियों का एक ऐसा वर्ग सामने आया जिसने उन जमींदारों को खरीद लिया। ये किसान से एक एक पाई वसूलने का हर तरह का हथकंडा अपनाते थे। जो नए जो कमीशन एजेंट्स, बिचौलिए जो बन गए, और ये किसान इस बंदोबस्त में जो सबसे जिसकी दुर्गति हुई वो किसान की हुई। तो यदि मिली जुली हम बात करें तो ना तो सरकार के लिए ठीक रहा, ना जमींदारों के लिए ठीक रहा, और ना किसानों के लिए ठीक रहा। धन्यवाद।